Good morning plus 2 class. Today I am starting the next topic in which we will read about the Chinese अर्थव्यवस्था का उत्थान भी किस तरह से जो रेज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी जो थी वो इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में सामने आई. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी डिस्कस विद यू कि इन आवर प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द आसियान. दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए और 5 देशों ने मिलकर जो था वो एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग, शांति और आपसी झगड़ों को निपटाकर एक नए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने की शुरुआत में पहला कदम रखा था. ठीक है, तो वो आसियान कहलाया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह. तो कल हमने उसके बारे में पढ़ा, उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा. उससे पहले हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा. ठीक है, सो आज हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से चाइनीज़ इकोनॉमी जो थी वो उभर कर सामने आई. अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें. आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है. 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है. आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से ही चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है. यानी कि 1978 के बाद अगर हम बात करते हैं तो चीन ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो हासिल करनी शुरू कर दी थी. आर्थिक सुधार जब उसने किए तो उसके बाद से चीन जो था वो दुनिया में एक तेज़ी से अपने आर्थिक वृद्धि करता जा रहा है. 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा. आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन सा बना हुआ, यानी कि पूर्व एशिया के देशों के लिए एक इंजन सा बना हुआ है. इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत ही बढ़ गया है. इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय स्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज़ आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं. यानी कि ये बात कर रहा है कि आप जानते हैं कि चीन की आबादी दुनिया में नंबर 1 है. उसके बाद इसका आकार जो है वो बहुत बड़ा है, इसके खुद के रिसोर्सेज है, राजनीतिक प्रभाव, ये सारी पॉलिटिकल इफ़ेक्ट जो है और ये सब चीज़ें जो है इसके इफ़ेक्ट को या इसके जो कंडीशंस है, आज इसकी जो स्थिति है, इसको और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन आया था अभी, माओ के नेतृत्व में 1949 में एक साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी. यानी कि सोवियत मॉडल में जो था वो सोशलिज़म या कम्युनिस्ट सिस्टम जो था वो साम्यवादी नीतियों को जो था वो सेम अडॉप्ट कर लिया गया था. आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए थे. यानी कि चीन जो था उसने भी पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़े. ऐसे में इसके पास इस संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था. यानी कि अपने ही संसाधनों से इसे गुजारा करना था. हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली. इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग खड़े किए. यानी कि जो मॉडल अपनाया गया था इसमें उसने खेती से पैसा निकाला और खेती से पैसा निकालकर बड़े बड़े उद्योगों पर जो था वो पैसा लगा दिया गया था. चूँकि इसके पास विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा में कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू कर दिया था. यानी कि जो सामान विदेशों से मंगवाया जा रहा था उसमें कमी करते हुए उन सभी सामानों को घर मतलब अपने ही डोमेस्टिक रीजन के अंदर जो था वो बनाना शुरू कर दिया था. इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया. सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों में भी आगे निकल गया. अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ. यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी उसमें भी 5 से 6% की विकास दर से आगे बढ़ा. लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह रही थी. खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरत लायक
अधिशेष नहीं दे पाती थी, यानी कि खेती से उतना आउटपुट नहीं आ पाता था जितना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए था। राज्य नियंत्रित आर्थिक से संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ा, विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। अब यहाँ से जो है वो चीन की राजनीति आप देखोगे कि किस तरह से बदलती जाएगी 1970 से, क्योंकि 1970 में चीन ने जो थे वो बड़े बड़े नीतिगत जो थे वो निर्णय लिए। 1972 में 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया, यानी कि 1972 वो समय था जब चाइना ने अमेरिका से अपनी दोस्ती बढ़ाई या अमेरिका के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों को था वो एक नई शक्ल देने का काम किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, ये एक नंबर के क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लीजिए। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकी के 4 प्रस्ताव रखे। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है भी मॉडर्न चाइना के अंदर जो वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कौन से साल 4 प्रस्ताव रखे और वो 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे। तो 1973 में रखे गए थे। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा आर्मी और चौथा विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियापिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी 1978 में अपनाई गई थी। अमेरिका से दोस्ताना रिलेशन जो थे वो 1972 में बनाए गए। 1973 में 4 प्रस्ताव जो थे उनको बढ़ाया गया। तो ये कुछ एक नंबर के क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से आगे खोला, यानी कि सिस्टम वाइज स्टेप बाय स्टेप जो चीन ने जो था वो शॉक थेरेपी पे काम नहीं किया और उसने जो था वो स्टेप बाय स्टेप जो थी अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को जो था वो खोलता गया। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का जो था वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। 2 चीज़ों का, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते थे, यानी कि 1998 में जो विदेशी कंपनियां थी वो आकर चीन के अंदर निवेश कर सकते थे और अपनी फैक्ट्री लगा सकते थे। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबारने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, यानी कि जैसे ही निजीकरण किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया कृषि के कारण कृषि उत्पादों में तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी, यानी कि जो रूरल एरियाज़ में उद्योग जो थे वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग गए। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, से निर्माण में विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चीन जो था वो एक सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा था। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, यानी कि अगर पूछा जाए तो चीन जो था वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 2001 में बना। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम बढ़ाया और अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव की ओर गहरा करके विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। आज देखिए कि हर जगह पे चीनी कंपनियां छाई हुई हैं और चीन किस तरह से जो है वो आज इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंपनियों को जो है वो आगे बढ़ा रहा है, विदेशों में अपना पैसा खर्च कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत के साथ भी एक अच्छे रिलेशन बनाए हैं चीन की। आज चीन की बहुत सारी कंपनियां भारत में भी अपना बिजनेस कर रही हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। चीन की आर्थिकी में नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीनी बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में वहाँ महिलाओं के रोजगार
और काम करने के हालात उतने ही ख़राब है जितने कि यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ाने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि वह अपने व्यावसायिक साझीदारों पर चीन का ज़बरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन के बाकी वादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के बीच मतभेद खत्म हो जाएंगे और ताइवान और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ेगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन ने आर्थिक उभार में काफ़ी मदद की। लतीनी अमेरिका, अफ्रीका के निवेश और मदद की इसकी नीतियाँ बताती है कि विकासशील देश के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। ये हमारा आज यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपने देखा किस तरह से एक ओपन डोर पॉलिसी अपनाने के बाद, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के बाद किस तरह से चीन ने जो है वो अपनी आर्थिक वृद्धि की और एक चीन जो था वो विदेशी कंपनियों के लिए एक डायरेक्ट निवेश का जो था वो एक प्लेस बन गया था और विदेशी कंपनियों ने यहाँ डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। ये आज का हमारा टॉपिक है। इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक देन यू कैन मेक अ कॉल टू मी।